गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। कि हमारे पास कोई भी बॉडी है जो वो इक्विलिब्रियम में कब होगा, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? टॉपिक क्या है आज का आपका? दैट इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब देखिए, कोई भी बॉडी है जो आपकी, वो इक्विलिब्रियम में कब होगी? अगर उसके ऊपर जो भी आपके पास फोर्स लग रही है वो क्या हो? ज़ीरो। अगर हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें तो किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होना चाहिए कि उसका जो टॉर्क है अबाउट एनी पॉइंट, नॉट दिस इज नॉट नेसेसरी कि जो हमारा पॉइंट है वो फिक्स हो, जो भी उसका टॉर्क है किसी भी पॉइंट के अबाउट वो क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। तब हम कहते हैं कि आपकी जो बॉडी है दैट इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मीन्स हमारे पास किसी बॉडी के इक्विलिब्रियम होने के लिए दो कंडीशंस होनी चाहिए। फर्स्ट तो होनी चाहिए उसके पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कोई बॉडी आपकी कब आएगी? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी तब आती है अगर उसके पास जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स आपकी क्या हो? ज़ीरो। मीन्स जो उसका एक्स कंपोनेंट है वो भी जीरो हो, वाई कंपोनेंट एज वेल एज जेड कंपोनेंट, इफ दे ऑल आर द ज़ीरो, देन हम कहते हैं कि हमारी बॉडी है जो दैट इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगर अब आपके पास नेट फोर्स जीरो है, फोर्स अगर ज़ीरो है, तो इसका मतलब जो भी आपकी बॉडी है वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो उसी वेलोसिटी से मूव करेगी। मीन्स उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी? इस केस में कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है? और जो इसकी एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है हमारे पास? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम पे। सिंस वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन आपकी क्या रहेगी? जीरो रहती है इस केस में। दैट इज योर लीनियर एक्सेलरेशन। और जहाँ पे जो वेलोसिटी की बात हो रही है दैट इज योर लीनियर वेलोसिटी। बट आपके पास सेकंड कंडीशन क्या है रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए? कि हमारे पास जो उसका रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आने के लिए उसका क्या होगा? इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी हेडिंग डालो इसका, इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये दो कंडीशंस हैं। क्लियर है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कोई बॉडी आपकी कब आएगी? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आने के लिए अब हमने जो पहले प्रीवियस वीडियोस डिस्कस की उसमें हमने क्या बोला था कि अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, इधर क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर आपके पास वेलोसिटी है, इधर क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी। अगर आपके पास एक्सेलरेशन है लीनियर के केस में, इधर क्या था? एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर इधर फोर्स अप्लाई करते थे, इधर क्या होता था हमारे पास? टो। क्लियर है? अगर इधर लीनियर मोमेंटम था, इधर क्या था आपके पास? एंगुलर मोमेंटम। जहाँ पे एंगल वर्ड साथ में आ जाता था आपके पास। ठीक है? कि हमारा किस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहे हैं। अब इसलिए जहाँ पे जो फोर्स, ट्रांसलेशन के केस में अगर फोर्स जीरो है तो रोटेशन में क्या होगा आपके पास? टॉर्क जीरो होगा। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि जो नेट टॉर्क है किसी भी बॉडी का, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। मीन्स जो आपका टो है उसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एज वेल एज जेड कंपोनेंट क्या होना चाहिए? ज़ीरो। मीन्स आप क्या लिख सकते हो? टॉक अबाउट एनी पॉइंट, नॉट नेसेसरी कि आपका जो पाइवोटेड पॉइंट है, जो फिक्स पॉइंट है उसके अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट हमारा जो टो है वो क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। इस केस में हमारे पास क्या होता है कि जो आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन है दैट इज अल्फा, वो ज़ीरो रहता है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या रहेगी इस केस में? कांस्टेंट। जब टॉर्क जीरो हो रहा है तो जो भी एंगुलर वेलोसिटी से बॉडी आपकी मूव कर रही है वो उसी वेलोसिटी से मूव करेगी। और हमारे पास एक्सेलरेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी।
तो अगर एंगुलर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है तो आपके पास जो क्या होता है एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो क्या हो जाएगी, 0। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल के एग्जाम्पल से समझते हैं। अब न्यूमेरिकल में मैं आपको बता रही हूँ कि टॉर्क किसी भी पॉइंट का कैसे 0 होता है, अबाउट एनी पॉइंट, फिक्स पॉइंट या फिर कोई भी पॉइंट है जो कि टॉर्क हम कैसे 0 लेते हैं। क्लियर है। चलो अब एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं इसी का। देखिए आपके पास क्या है, ये कोई बॉडी है, ठीक है। इसका जो ये लेंथ है ये 100 मीटर। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्मॉल मास m प्लेस किया जो कि 40 मीटर डिस्टेंस पे है। ये इसका सेंटर ऑफ मास है। क्लियर है। अब क्या होगा, जहाँ पे टेंशन अप्लाई होगा, दोनों पॉइंट्स पे टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अब आपके पास आपको बताना है कि ये बॉडी है जो व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम। क्लियर है क्वेश्चन। जो आपका कैपिटल मास है इस पूरे ब्लॉक का वो है आपके पास 10। क्लियर है। जो आपके पास है स्मॉल मास m वो है आपके पास 5। जो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो आपके पास है 10। ओके, डिस्टेंस आपको गिवन है। व्हेन दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, व्हेन दिस बॉडी इज इन सॉरी, आपको बताना है कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी। देखिए अब मैंने क्या बताया आपको कि बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए आपके पास दो कंडीशन है। फर्स्ट क्या है कि उसके पास उसका जो ट्रांसलेशन मोशन है, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग क्या है, मैं थोड़ा गला खराब हो रखा है, कि उसका जो हमारे पास फोर्स होगी वो क्या होगी, 0 होगी, नेट फोर्स। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, नेट फोर्स 0 होने के कारण, अब देखिए इक्विलिब्रियम के लिए क्या है, जो इस बॉडी का वेट होगा वो डाउनवर्ड एक्ट होगा इस पूरे ब्लॉक का। डाउनवर्ड आपके पास वेट एक्ट होगा mg, जो ये पूरे ब्लॉक का है। ये वाला भी एक बॉडी पड़ी है इसके ऊपर m मास जो कि 40 मीटर डिस्टेंस पे, इसका ही वेट क्या एक्ट होगा, डाउनवर्ड, दैट इज स्मॉल mg एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देन आपके पास टेंशन क्या लग रही है, अपवर्ड T1 एंड T2। अब हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के लिए, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या है मेरे पास, नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। नेट फोर्स 0 का मीनिंग क्या है कि मेरे पास जो T1 प्लस T2 है वो बैलेंस हो जाएगा किससे, जो इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, दैट इज mg प्लस mg से। अब देखिए T1 प्लस T2 इज इक्वल टू, कैपिटल बॉडी का मास कितना था 10, इंटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी 10, प्लस स्मॉल बॉडी का मास है 5 इंटू में 10। तो ये बन गया आपका T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 100 प्लस 50, दैट इज 150। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई यहाँ से। क्लियर है, जब मैंने फर्स्ट कंडीशन अप्लाई की। अब देखिए सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है हमारे पास कि हमारा जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है
उसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास, नेट टॉर्क इसका 0 होना चाहिए। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए टो नेट है जो मेरा, वो क्या होना चाहिए, 0। टो नेट को अब 0 करने के लिए हमें टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट लेना पड़ेगा। लेट हम इस सेंटर ऑफ मास को लेके चल रहे हैं, दिस इज योर सेंटर ऑफ मास। तो हम यहाँ पे जब डायग्राम बनाएंगे, दिस इज सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास यहाँ पे वेट कितना था, mg, दैट इज 10g, क्लियर है। यहाँ पे एक मास पड़ा हुआ है मेरा 40 मीटर पे, तो इसके लिए mg, ये डिस्टेंस मेरा कितना है 40। तो ये अगर सेंटर ऑफ मास है तो ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरा इस साइड से 50, टोटल 100 था हमारे पास। अब यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है T1 अपवर्ड, यहाँ पे जो टेंशन लगता है T2 वो भी अपवर्ड लगता है। देखिए मैं इस इधर वाला जो हमने ट्रांसलेशन मोशन डिस्कस किया था उसको मैं रब कर रही हूँ, क्लियर है। उसकी जो लास्ट इक्वेशन है वो हम रख रहे हैं, दैट इज T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 150, ओके। अब देखिए क्या होगा आपके पास, देखिए जब भी आप टॉर्क लेते हो, हम टॉर्क ले रहे हैं, टॉर्क अबाउट पॉइंट, लेट इसको जी नेम दिया मैंने सेंटर ऑफ मास को, अबाउट पॉइंट जी, ठीक है। अब देखिए जब आप टॉर्क लेंगे, जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हो टॉर्क, तो आप नेगेटिव लेंगे उसको। जब आप टॉर्क लेते हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट इज टेकन पॉजिटिव, ओके। अब हमारे पास ये वाला पॉइंट क्या है, फिक्स है, सेंटर ऑफ मास मेरा ये फिक्स है। अब जो ये वाला टॉर्क है, ये इसके रोटेशन हो रहा है ना, तो ये रोटेट करेगा इस पॉइंट पे ऐसे, मीन्स इस डायरेक्शन में ये टॉर्क लगेगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन है मेरी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क क्या लोगे, नेगेटिव। तो यहाँ पे की जो इक्वेशन बनेगी माइनस, टो के लिए हमने फार्मूला ड्राइव किया था ना, टो इज इक्वल टू क्या था, आर क्रॉस एफ। फोर्स कितनी लग रही है और उसका डिस्टेंस कितना है, क्लियर है। तो डिस्टेंस कितना है अब इसका इस सेंटर ऑफ मास से, दैट इज 50 इनटू में फोर्स कितनी लग रही है इस पॉइंट पे, टॉर्क कितना लग रहा है T1, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पॉइंट तो मेरा फिक्स है। अब ये वाले mg की बात हो रही है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये पॉइंट फिक्स है, तो ये कैसे रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन में, ये इस तरीके से रोटेट करेगा। तो ये भी डायरेक्शन में कौन सी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज के लिए अगेन नेगेटिव, डिस्टेंस कितना है यार, दैट इज 10 इनटू में फोर्स कितनी है, यहाँ पे वेट में डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, मास कितना है 5 इनटू में 10, क्लियर है। नेक्स्ट अब T2 की बात हो रही है, ये पॉइंट तो मेरा फिक्स है। अब T2 इस तरह से रोटेट करेगा इस पॉइंट पे, इसकी डायरेक्शन ये हुई, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज में आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कितना है इसका, सॉरी इस पॉइंट से आप डिस्टेंस लोगे T2 का, दैट इज 50 इंटू में T2 इज इक्वल टू रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए 0, टो नेट 0, क्लियर है। तो यहाँ से क्या बन गया, माइनस 50 T1 माइनस ये बन गया आपका 500 प्लस 50 T2 इज इक्वल टू 0। 0 सारी कैंसिल हो जाएंगी आपके पास। तो यहाँ से क्या बना, माइनस इसको 5 से डिवाइड भी कर देते हैं, माइनस T1 माइनस 10 प्लस T2 इज इक्वल टू 0। और इसको आप क्या ले सकते हो, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 10, सेकेंड इक्वेशन बन गई।
यहाँ से T1 प्लस T2 क्या था 150 के इक्वल। अब देखिए T1 पॉजिटिव क्या है, T1 नेगेटिव क्या है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम ऐड कर दें, ऐड 1 and 2 वी गेट, तो क्या बन जाएगा आपके पास T1 कैंसल, 2T2 इज इक्वल टू 160, T2 कितना आ जाएगा आपके पास 80 न्यूटन। ठीक है, T2 अगर 80 है तो पुट कर दो किसी भी वन में, पुट इन 2 में पुट कर दिया मैंने, तो T2 कितना है मेरे पास 80 माइनस T1 इज इक्वल 10, 80 माइनस 10 इज इक्वल T1 कितना आ गया मेरे पास 70। क्लियर है, T1 आ गया आपका 70, T2 आ गया आपके पास दैट इज 80 न्यूटन। अब ये तो जो हमने पॉइंट लिया था ये 150 था आपका, क्लियर है 150 है। यहाँ पे मैंने सेंटर ऑफ मास लिया था, ठीक है, तो इससे ये थोड़ा लेंथी पड़ रहा है आपको रोटेशनल इक्विलिब्रियम में जब आप ले रहे हो। अगर आप इसी की जगह पे किसी एक टेंशन को कंसीडर कर लो, टॉर्क तो हम किसी भी पॉइंट पे ले सकते हैं, टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट। अगर हम किसी एक पॉइंट को लेके चल रहे हैं, इस पॉइंट को लेके चल रहे हैं सेंटर की जगह पे, तब आपके पास देखिए कैलकुलेशन इजी हो जाती है। मैं उस तरीके से भी आपको इसी न्यूमेरिकल को बता रही हूँ कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम को आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो। अब देखिए इसकी जगह पे आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन लर्न रखना, दैट इज T1 प्लस T2 हमारा 150 आया था। क्लियर है, बस यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 150। अब देखिए इसी डायग्राम को देखो, अगर आप ये सेंटर ऑफ मास ना लेके जो टॉर्क है वो इस T1 पॉइंट के अबाउट ले लो, या फिर इस पॉइंट को आप लेट ए और बी ले लो और टॉर्क आप ए पॉइंट के अराउंड लो, तो इससे आपके पास क्या फायदा होगा कि आपके पास जो T1 है वो क्या बन जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी पॉइंट्स आ जाएंगे। एक इसके लिए आपके पास टॉर्क आएगा, एक इसके कारण, एक इसके कारण। जो T1 वाली टर्म है वो उसमें नहीं रहेगी, क्योंकि जब आप टॉर्क ही इसके पॉइंट, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए ले रही हो तो ये वाली टर्म तो रहेगी नहीं आपकी T1, सिर्फ 2E2 में आपके पास आंसर आ जाएगा और उस T2 की वैल्यू आप डायरेक्ट T1 में पुट कर दोगे। देखिए कैसे, अब हम ले रहे हैं टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, टॉर्क आप किसी भी पॉइंट के अबाउट ले लो, ठीक है, कंपल्सरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास से लेना है, जहाँ पे आपको इजी लगता है। अगर आप ए पॉइंट पे ले रहे हो टॉर्क, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये पॉइंट मेरा फिक्स हो गया। अब एक टॉर्क किसके कारण आएगा, इस mg के कारण, ये रोटेट होगा इस पे, तो जो ये mg रोटेट होगा तो इसकी डायरेक्शन ये वाली होगी, इसको रब कर देते हैं, तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा इस पॉइंट पे, तो T1 के अबाउट ये ऐसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज में आप क्या लेते हो नेगेटिव। अब इसका डिस्टेंस कितना है 50 इंटू में मास कितना है 10g, फोर्स सॉरी 10g। अब इसके कारण आपके पास टॉर्क आएगा 5g के कारण, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये भी ऐसे ही रोटेट होगा ए पॉइंट के अबाउट, तो इसका आपके पास मास कितना आ गया, क्लॉकवाइज जा रहा है अगेन, माइनस डिस्टेंस हो गया ये 50 प्लस 10 दैट इज 60 इंटू में 5 इंटू में 10g। क्लियर है, सॉरी 5 इंटू में g ओनली। नेक्स्ट है बी पॉइंट है जो आपका, और टेंशन अपवर्ड लग रही है, तो ये इस पॉइंट पे कैसे रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन में, ये ऐसे रोटेट करेगा T1 से ऐसे, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई आपकी एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको क्या हो गया पॉजिटिव, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है आपका 100 इंटू में टेंशन क्या है T2 इज इक्वल टू 0। समझ में आया कि इस पॉइंट के अराउंड कैसे लोगे आप, तो ये कितना बन गया -500, या फिर जीरोस कैंसिल कर देते हैं, जीरो सारी एक एक कैंसिल हो गई, क्या बचा -50g माइनस 6 5 30g प्लस T2 इज इक्वल टू 0।
तो ये कितना आया -80g प्लस G2 इज इक्वल टू 0। 0 0 अगेन कैंसिल कर दो, तो -8g प्लस G2 इज इक्वल टू 0 और T2 इज इक्वल टू उधर जाके 8g विच इज इक्वल टू 8 इंटू 10 दैट इज 80 न्यूटन। T2 अगर आपके पास 80 है, पुट इन 1 वी गेट क्या बन जाएगा T1 प्लस T2 की जगह पे 80, तो T1 इज इक्वल टू क्या बना 70 न्यूटन। क्लियर है। अगेन T1 आपका 70 है, T2 आपका कितना है 80 है। सिमिलरली आप इसी चीज़ को अराउंड बी भी ले सकते हो, बी पॉइंट पे। तो T1 ऐसे रोटेट करेगा यहाँ से, mg इस तरीके से रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला mg भी एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। क्लियर है। तब भी आपका आंसर क्या रहेगा सेम रहेगा। ओके, इसके नेक्स्ट हम एक दो न्यूमेरिकल और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।